नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। किस्मत आदमी को कहां से कहां ले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अमोल पालेकर जिन्होंने शुरुआत की थी पेंटिंग से और बन गए एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। वासु चटर्जी जो कि पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे। ब्लिट्स मैगजीन में उन्होंने 19 साल काम किया और उसके बाद डायरेक्शन की और सफल भी रहे। सुभाष घई जो कि एक्टर बनने आए थे और बन गए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। यानी हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शुरुआत कहीं और से की और फिर इस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बना ली। हमारा इशारा आज के मेहमान पर है जिन्होंने ग्रेजुएशन की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और बन गए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। ये है मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक अनुभव सिन्हा। तो आइए हम आपके उनसे मुलाकात कराते हैं। अनुभव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। बम्बई में बारिश में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाता है और शायद मेरी भी थोड़ी गलती रही होगी। जी अनुभव जी, जो अभी आपकी फिल्म रिलीज़ हुई है, इसके प्रोमोज देखकर लगता है एक बड़ी फिल्म, एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट। क्या ये फिल्म आपने हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर होकर बनाई है? नीति, इंस्पिरेशन को लेकर मुझे लगता है कि दो तरह के इंस्पिरेशन होते हैं। एक वो इंस्पिरेशन होता है जो बचपन से आपने जो कुछ देखा, जो जिया, जो पढ़ा, जो सुना, वो उसमें जो चीज़ें आपका दिमाग स्टोर करता रहता है पीछे, और वो आप जो कुछ भी करते हैं उस पर आपका असर डालता है। ये बहुत बड़े बड़े निर्देशकों के काम हैं, बहुत बड़े बड़े लेखकों के काम हैं जो मेरे दिमाग के पिछले हिस्से में बैठे हुए हैं। वो इंस्पिरेशन शर्तिया है। लेकिन जो दूसरा इंस्पिरेशन है कि कोई एक कहानी देखी या कोई एक फिल्म देखी और ये सोचा कि इस फिल्म को मैं हिंदी में बना देता हूँ, ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है इस फिल्म में। ऐसा नहीं था, बल्कि अपनी इमेजिनेशन थी। इस तरह की एक फिल्म बनानी है। अब जाहिर है कि जो कुछ मेरी जिंदगी है, मैंने जितना जिया है, अपने आसपास देखा है, पढ़ा है, देखा है, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में रुक गई होंगी, जिनका मैं प्रशंसक हूँ और उनका असर 100% मेरे काम पर होगा। जी, और अनुभव जी, जहाँ तक मुझे कुछ प्रोमोज देखकर नज़र आया, इसमें वेस्टर्न कल्चर भी कुछ ज़्यादा नज़र आता है, इंडो वेस्टर्न कल्चर। आज की जो हमारा जो समाज चेंज हुआ है और फिल्म जाने वाले जो फिल्म के जो दर्शक हैं वो चेंज हुए हैं। एक बहुत बड़ा सेक्शन है 12 साल की उम्र से लेकर के 24-25 साल की उम्र तक का सेक्शन। स्पेशली इस वर्ग में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इनके जीने के तरीके में, इनके सोचने के तरीके में। मैं 40 साल का हूँ और मुझे मतलब इतना ज़्यादा उम्र में देखें तो 15-16 साल का फ़र्क है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरी जनरेशन का फ़र्क है शायद, काफ़ी जितना है डिफरेंट तरीके से वो सोचने लगे। आजकल की जो जनरेशन तो मैं मानता हूँ कि ये इस फिल्म को उस वर्ग को केटर करने के लिए बनाया गया है। और हालांकि एक भरपूर मसालेदार कमर्शियल फिल्म है। थोड़े से नए तरीके से इसकी कहानी कहने का तरीका थोड़ा नया है, भाषा थोड़ी नई है। लेकिन उसको तो दर्शकों हम और बताएंगे कि काफ़ी मसालेदार और क्या क्या इसमें मसाला है। एक ओरिजिनल 10 फिल्म मुकुल आनंद बना रहे थे और उसमें भी संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी थे, तो क्या इसकी कहानी कुछ उससे मिलती जुलती है? नहीं, मुकुल ने बहुत पहले फिल्म शुरू की थी 10, जो कि चरार शरीफ के बारे में थी और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे फिल्म बनाते हुए। वो फिल्म मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, जो 25-30 मिनट की फिल्म है वो, कि वो इतनी खूबसूरत फिल्म उन्होंने बनाई थी कि मतलब मैं अगर मुझसे बोला भी जाता कि उसको आगे बना दो और ख़त्म कर दो तो शायद मैं मना कर देता, क्योंकि मुकुल बहुत महान निर्देशक थे और उनके काम के आसपास पहुंचने की मेरी हिम्मत नहीं। जैसा कि आपकी इस 10 फिल्म में 10 कैरेक्टर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट है, तो एक साथ इतने सारे स्टार से काम कराना, उनको हैंडल करना आपको मुश्किल नहीं लगा? कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म के दौरान? स्टार्स को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हैंडल कुछ नहीं करना पड़ा, वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं 20-20 सालों से। मैंने अभिषेक और जायद को छोड़ के, चाहे वो पंकज कपूर हों, चाहे वो संजय दत्त हों, चाहे सुनील शेट्टी हों, शिल्पा 10 साल से काम कर रही है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, जानते हैं एज अ स्टार उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो अपने काम को लेके बहुत सिंसियर लोग हैं। और नई जनरेशन को जो एक्टर्स हैं, अभिषेक और जायद, ये लोग, इन लोगों की ट्रेनिंग है। अभिषेक ऑब्वियसली एक ऐसे घर से आता है जहाँ पर काम का बहुत ज़्यादा महत्व है। अभिषेक और जायद भी, जायद के पिताजी भी फिल्मों में बहुत समय से हैं, सो इनको भी ये समझ है कि मेरे स्टार होने का क्या मतलब है और मेरा इस फिल्म में होने का क्या मतलब है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी ये लोग निभाते हैं, अपने काम को अच्छे से करते हैं, चाहते हैं कि हमारा काम अच्छे से हो
तो कोई परेशानी नहीं होती बल्कि फ़ायदा ही होता है। जी अनुभव जी, इस समय विकरौली से फ़ोन है दयानंद जी का। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते जी। हाँ नमस्कार। हाँ, मैं दयानंद बगाड़े गुरु जी बात कर रहा हूँ विकरौली बमखाना से। जी अपना सवाल कीजिए अनुभव जी से। हाँ नहीं, आपका ये कार्य क्षेत्र ना होने के बाद भी। अनुभव जी नमस्ते जी। नमस्ते जी बोलिए। हाँ, तो क्या है कि ये आपका कार्य क्षेत्र नहीं था कि जैसे कि आपका ये चित्रपट की लाइन नहीं थी, फिल्म की लाइन नहीं थी आप। जी जी। हाँ, तो बात ऐसी कि आप इस लाइन में कैसे जुटे, जैसे कि हटकर लाइन थी जी। आप इंजीनियरिंग के लाइन के स्टूडेंट थे। जी तो जी। इसके लिए पूछना होगा कि भाई आपको इसके वातावरण में कैसा लगा और क्या क्या दिक्कतें रही आपको। दयानंद जी, मैं शायद मुझे बम्बई ने बहुत प्यार से वेलकम किया। मैं दिल्ली में था जब मैं एज एन इंजीनियर नौकरी करता था, और मैंने फिर जब वहाँ तय किया कि नहीं मुझे फिल्म निर्देशक बनना है, तो मैं बम्बई आ गया। मेरे एक मित्र यहाँ पर रहते थे पहले से, जो कि एक्टर थे, वीरेंद्र सक्सेना। आप शायद वो जानते होंगे जी। तो मैं आया उनके पास और मैंने यहाँ पर आके लोगों से मिलना शुरू किया कि मैं कैसे निर्देशक बन सकता हूँ। तो समझ में आया कि असिस्टेंट बनना है। अनुभव जी, मैं बीच में टोक रही हूँ आपको, आप इलाहाबाद यूपी से हैं जी। तो किस तरह से आप दिल्ली में आपने अपनी ग्रेजुएशन की? नहीं, मैंने अलीगढ़ से ग्रेजुएशन की। दिल्ली में मैं जॉब करता था। अच्छा। उसके बाद बॉम्बे आया और फिर यहाँ पे लोगों से मिलना शुरू किया, और पंकज पराशर साहब से मुलाकात हुई। मैं उनके साथ काम करना चाहता भी था। तो आपने तभी ये सोच लिया था कि आपको बॉम्बे आना है? नहीं, जिस दिन दिल्ली में मैंने ये तय किया कि मुझे निर्देशक बनना है, अच्छा। मैं उसके अगले दिन बॉम्बे के लिए रवाना हो गया। अच्छा। क्योंकि मेरा उसूल ये है कि अगर कुछ करना है, हालांकि दिल्ली में भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का काम होता है, जी। पर मेरा उसूल ये है कि सेंटर कोर्ट में खेलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैं सेंटर कोर्ट में आ गया। जी बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन कैसा इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसा एक्सपीरियंस लगा, कैसा लगा उस समय शुरू में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि काम करते करते कई बार ऐसा लगा कि कोई मेरा बुजुर्ग, मेरा सीनियर कोई पहले से यहाँ होता तो चीज़ें शायद थोड़ी आसान हो जाती। मतलब उसी इंसान से, जो एक बड़ा इंसान ऑलरेडी बम्बई में है, उससे मैं आज मिलता हूँ तो मेरे लिए मिलना आसान है। पर पहले जब मैं आया था तो उस दरवाजे के अंदर घुसना ही बहुत मुश्किल होता था। और अगर मेरा कोई यहाँ पर मेरा बड़ा होता, मेरे से पहले आया हुआ कोई मेरा बड़ा होता, तो शायद वो दरवाजे आसानी से खुल जाते। उसके बाद आपकी कैपेबिलिटी वर्क करती है, उसके बाद कोई कांटेक्ट वर्क नहीं करता है। लेकिन शुरुआती दौर में लोगों से मिलना ही बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो शुरू में तो आपने दीपक पाराशर के साथ, पंकज पाराशर के साथ असिस्ट किया था। तो कितने साल तक आप? 3 साल मैंने पंकज पाराशर के साथ काम किया। फिर पंकज पाराशर ही एक सीरियल बना रहे थे, अब आएगा मजा, डीडी मेट्रो पर। अच्छा। मेरी शुरुआत डीडी से हुई है। अच्छा। तो उसके बाद आखिर कांग्रेचुलेशन। आज दर्शक देख रहे हैं कि ये यहीं से इनकी शुरुआत हुई। नहीं, मेरे ज़्यादा जितना कुछ भी मैंने कमाया है उसमें डीडी का बहुत योगदान है। पहला सीरियल जो पंकज पराशर खत्म कर रहे थे, उसके लास्ट के 4 एपिसोड मुझे बनाने मिले। वो मेरा ब्रेक था। पंकज पराशर और निम्बस का प्रोडक्शन था, हरीश थवानी का। और उसके बाद मैंने सीहॉक्स किया डीडी मेट्रो पर, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा पहचान मिली। तो डीडी से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो आपने थोड़ा सा, हम फिल्मों से हटकर हम थोड़ा सा सीहॉक के बाद शायद आपने एल्बम बनाना शुरू किया। जी। एल्बम की लिस्ट तो बहुत लंबी है आपकी, लेकिन मैं कुछ खास और आपके पॉपुलर एल्बम कौन कौन से थे कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सोनू निगम की एक एल्बम थी दीवाना। सोनू निगम का एक्चुअली उससे भी पहले एक गाना था तू, जिसमें सोनू और बिपाशा थे। अच्छा। उसके बाद फिर श्वेता शेट्टी के कुछ गाने, दलेर मेहंदी के कुछ गाने, रेमो के कुछ गाने, जगजीत सिंह साहब के, पंकज दास साहब के। कुछ गाने बताएंगे क्योंकि उससे दर्शकों को जल्दी याद आ जाएगा। हाँ, ये गाना है। सोनू निगम की का गाना था तू, सबसे जो मेरी पहली एल्बम थी, वो मेरा पहला वीडियो था। अच्छा। उसके बाद दलेर मेहंदी का फेमस हुआ था। जी। उसके बाद दलेर मेहंदी का साडे दिल ते छुरियां चलाइयां। अच्छा। उसके बाद दलेर मेहंदी का ही हर तरफ तेरा जलवा, रेमो का ओ मेरी मुन्नी, हंसराज हंस का की करिए, जिसमें मलिका शेरावत जो आज हैं, पहले वो मैं उनको किसी और नाम से जानता था, वो थी। अच्छा। तरुण अरोड़ा के साथ। जी। इस समय प्रशांत का फोन है मलकापुर से। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो मैडम। मैं अनुपम जी से बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। अनुभव हाँ, अनुभव जी से। जी बोलिए। सॉरी,
हाँ बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है जी। आपने जो स्ट्रगल करके पहला पिक्चर किया था उसके बाद आपका अनुभव क्या था? और ये भी पूछना चाहता हूँ आपका ऐसा कोई पिक्चर बनाने का सोच रहे क्या जिससे हॉलीवुड में हंगामा मच जाए, बॉलीवुड के साथ भी हॉलीवुड में हंगामा मच जाए? प्रशांत जी, मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें सोच के नहीं की जा सकती कि ये वाली एक्सक्यूज मी, कि ये वाली फिल्म बॉलीवुड में से में भी नहीं हॉलीवुड में भी हंगामा करेगी। आप सिर्फ फिल्में बनाते रहते हैं, अपनी कोशिश से जितनी अच्छी से अच्छी फिल्म हो सके बनाते रहते हैं, और उसमें से कोई कभी एक ऐसा काम होता है किसी का जो पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में हंगामा कर देता है। तो हर फिल्म के साथ ये कोशिश होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि किस फिल्म के साथ ऐसा होगा। जी, प्रशांत जी ने एक और सवाल किया था कि आपको पहली फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस रहा था? आपकी पहली फिल्म थी तुम। पहली फिल्म में, क्योंकि ये काफ़ी सुपरहिट रही थी फिल्म, इसका म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा रहा था। और एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊं तो उस वक्त मुझे इतनी समझदारी नहीं थी कि तुम बिन जब हिट हुई थी तो मुझे समझ में ही नहीं आया था कि हिट होने का मतलब क्या होता है। आज मैं कहीं भी किसी से मिलता हूँ तो लोग, मतलब ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी, तो ऐसा नहीं होता कि कोई मुझसे मिले और तुम बिन का जिक्र ना हो। तो ये आज समझ में आता है कि वो जो घटना थी मेरे जीवन की वो कितनी बड़ी थी। तो उस वक्त सिर्फ खुशी थी कि मैंने जो काम किया वो लोगों को पसंद आया, लेकिन वो कितना मेरे जीवन पर कितना असर डालेगा वो उस वक्त समझ नहीं आया था, वो अब समझ में आता है। जी, इस समय मध्य प्रदेश से फोन है कमलेश का। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं अनुभव जी को नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार कमलेश जी। और नीति जी आपको ही अभिवादन दे रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अभी मैं सुना कि अनुभव जी फिल्म के निर्देशक हैं और ये भारत देश ऋषियों का देश है, आध्यात्मिक देश है। तो चलचित्र के माध्यम से अनुभव जी अपने देश के युवा पीढ़ी को क्या दिग्दर्शन देते हैं या देने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं? क्योंकि ये ऋषियों के देश में आज हमारा युवा जो है ये भटक रहा है, युवा पीढ़ी भटक रही है। तो अनुभव जी से मैं एक विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस उच्च शिखर में आप पहुंच गए हैं एक निर्देशन के प्रतिमा के प्रतिरूप में, तो अनुभव जी मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार आप ये सोचें कि देश के युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक, संस्कारित और संस्कृत परंपरा लाने का प्रयास। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि हमारा जो युवा वर्ग है आज वो क्योंकि हमारा जो समाज है सबसे ज्यादा फिल्मों से प्रभावित होता है जी। आजकल फैशन अगर शुरू होता है तो फिल्मों से होता है। एक छोटी सी चीज नीति हम लोग भूलते हैं कि हमेशा हम ये, जैसे अभी सिगरेट का भी एक बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा था कि सिगरेट का समाज पर प्रभाव होता है जी। जितना फिल्में समाज पर प्रभाव डालती हैं उतना ही समाज फिल्मों पर प्रभाव डालता है। अगर समाज में सिगरेट नहीं पी जाती तो फिल्मों में सिगरेट नहीं पी जाती जी। तो ये बहुत आदान प्रदान दोनों का चलता रहता है। तो जैसे आपका प्रश्न था कि आध्यात्म या इस किस्म की चीजें जो हमारी परंपराएं हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है, उसका कारण ये है कि जो आज की जनरेशन है वो जनरेशन उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानती ही नहीं है। और यही चीज़ फिल्म वापस समाज को दे रही है कि क्या है कि फिल्म इतना ज़्यादा मनी ओरिएंटेड काम है कि उतना सारा पैसा फिल्मों में लगता है अगर, तो वो पैसा प्रोड्यूसर का या फाइनेंसर की कोशिश होती है कि वापस आए तो वो फिल्म उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो देखने आएंगे, तो वो जो पसंद करते हैं वो देखने के लिए बनाई जाती है। ये एक कैच-22 सिचुएशन है। पर मैं उस सवाल से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि हम दिस इज द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन और हम अपनी ही सिविलाइजेशन के ऊपर फिल्में नहीं बनाते हैं। चाइना ने आज तक इस चीज़ को जिंदा रखा है, जापान ने जिंदा रखा है, और चाइनीज़ फिल्में हॉलीवुड में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाती हैं और उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा आज तक। हमारे देश में शायद इस वजह से कि हम एक लंबे समय तक गुलाम रहे और हमारी अपनी संस्कृति मिक्स हुई और हम प्रभावित हुए बहुत ज़्यादा वेस्ट से, तो शायद इस वजह से थोड़ी समस्या है।
वरना चाइना और जापान बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि वो कभी भी उनकी फिल्मों में आप उनकी फिल्में देखने लगता कि ये हॉलीवुड की फिल्म है, पता चलता है ये चाइना की फिल्म है और ये जापान की फिल्म है। तो हमारे यहाँ ऐसी क्यों नहीं फिल्में बनती जो पता चले कि ये हिंदुस्तानी फिल्म बनती हैं, बहुत कम बनती हाँ, हैं, बनती तो हैं, बहुत कम बनती हैं। और वही जैसा मैंने आपसे कहा जी कि जो दर्शक वर्ग है, जो लोग थिएटर तक जाते हैं फिल्म देखने, ये वो लोग हैं आज की तारीख में जो उस किस्म का सिनेमा देखना शायद पसंद नहीं करते। इस समय सोनल का फोन है धुलिया से। हेलो। हेलो। हाँ सोनल जी बोलिए। मैं अनुभव सिन्हा जी से बात करना चाहती हूँ। जी बोलिए। नमस्ते अनुभव सिन्हा जी। नमस्ते। आपकी तुम बिन जो फिल्म थी जी, तो वो हमें, मुझे और मेरे क्लासमेट सबको इतनी पसंद थी कि हम सबके पास उसकी सीडी वगैरह है। तो बहुत ही पॉपुलर थी हमारे स्लैम बुक्स में, हर एक के फेवरेट फिल्म में तुम बिन का नाम है। थैंक यू। तो आपको उसकी फिल्म की स्टोरी कैसे सूझी थी और वो कैसे, हमें बहुत पसंद आई थी वो फिल्म की स्टोरी सोनल ऐसे सूझी थी कि मोबाइल फोन्स नए नए आए थे हिंदुस्तान में। अच्छा। तो मैं एक बार ऐसा सोच रहा था कि अगर रात को एक सिचुएशन आई थी दिमाग में और मुझे लग रहा था कि वो थ्रिलर बनेगा। अच्छा। कि मैं रात को कहीं जा रहा हूँ और एक आदमी घायल या लाश पड़ी है और मैं रुकता हूँ उसकी मदद को और अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है। अच्छा। मोबाइल फ़ोन। तो मैं क्या करूँगा? मैं वो फ़ोन उठाऊँगा कि मैं वो फ़ोन नहीं उठाऊँगा? सिर्फ इतनी सी एक सिचुएशन थी जो दिमाग में आई थी। अच्छा। और उसको ऐसे ही दिमाग के पिछले हिस्से में रख के छोड़ दिया गया था। और उसके बाद कई सालों बाद मेरी माता जी बीमार थी, अस्पताल में थी। अच्छा। और रात को वहाँ हम बैठते थे तो रात को रुकना होता है तो मैं अकेला जगह होता था, तो वो चीज़ चलनी शुरू हुई दिमाग में और पता नहीं कैसे वहाँ से अगर आप याद करें तो तुम बिन में एक ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है सड़क पर और अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगता है। अच्छा। और हीरो फिर वो फ़ोन उठाता है। तो वो सिचुएशन थी जहाँ से उस पूरी कहानी ने जन्म लिया था। तो मैं नेत्रा पूना से बात करना चाहती हूँ। हेलो। 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 हाँ बोलिए। मैं अनुभव जी से बात करना चाहती थी। जी नेत्रा जी। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका जीवन में आइडल कौन है और अभिषेक बच्चन जी के साथ काम करके आपका क्या अनुभव रहा? ये दो बड़े मुख्तलिफ सवाल हैं। जीवन में आइडल जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई एक है, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग काम की सिंसियरिटी को लेकर कोई एक है, काम की वर्सेटिलिटी को लेकर जैसे स्पीलबर्ग हैं कि जॉज से शुरू किया करियर और शिंडलर्स लिस्ट से होते हुए और मतलब हर किस्म की फिल्म बनाई और सक्सेसफुल फिल्म बनाई, उनका बहुत प्रभाव है। अमिताभ बच्चन साहब का बहुत प्रभाव है फॉर हिज कंसिस्टेंसी, शाहरुख का बहुत प्रभाव है फॉर हिज एनर्जी। इस तरह के बहुत सारे लोगों से मुतासर हूँ, किसी एक आदमी से हूँ ऐसा नहीं है। और अभिषेक के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। अभिषेक मैं बोलूँगा तो मतलब मन में बहुत बच्चा है और बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत डिसिप्लिन, बहुत फोकस्ड, बहुत सांस्कारिक और बहुत टैलेंटेड। और ये बहुत पुराने समय से, जब से अभिषेक की फिल्में अनफॉर्चुनेटली नहीं चल रही थी, मेरा तब से ये विश्वास रहा है अभिषेक में कि अभिषेक वहीं पहुंचेगा जहां उसको पहुंचना चाहिए, जहां उसके पिताजी पहुंचे। अनुभव जी, आपकी तुम बिन के बाद दूसरी फिल्म आई थी, आपको पहले भी कहीं देखा है, तो ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, तो इसका क्या कारण था? किसी भी फिल्म के चलने न चलने का कारण किसी को समझ में नहीं आता। अगर ये कारण लोगों को समझ में आते तो हर फिल्म चलती होती। कारण कभी पता नहीं होता। फिल्म चलने के पीछे एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी टाइमिंग, एक अच्छी प्रमोशन, उस वक्त पूरे देश का क्या मूड है, किस किस्म की फिल्म देखने का मूड है, और तकदीर, ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं तो फिल्म हिट होती है जी। तो ये सारे कारण किसी भी एक इंसान के वश में नहीं होते, इसलिए हम लोग कभी ये तय कर पाना, एक तो बहुत आसान तरीका होता है बोलना कि फिल्म अच्छी नहीं थी जी। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता है। कई बार यश जी की पिक्चर थी लम्हे जी। बहुत अच्छी फिल्म थी, नहीं चली। सिलसिले जो कि अगर आज रिलीज होती तो शायद चलती, किसको पता है, हो सकता है आज भी नहीं चले। मुगले आजम रिलीज हुई थी, फर्स्ट वीक डिजास्टर, कोई देखने नहीं चाहता था मुगले आजम। शोले फर्स्ट वीक फ्लॉप डिक्लेयर हो गई थी।
बट वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं तो एक हिट फिल्म बनती है। इस समय सुष्मिता का फोन है पटना से। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। ये अनुभव जी की अगली फिल्म कौन सी होगी? सुष्मिता, मेरी अगली फिल्म तैयार है ऑलमोस्ट। उसका नाम है तथास्तु। उसमें संजय दत्त और अमीषा पटेल हैं। मेरा ख्याल है अगले 2 महीने के अंदर वो फिल्म रिलीज हो जाएगी। आपने ये दोनों फिल्म एक साथ की, 10 एक तरफ आप शूटिंग कर रहे थे, एक तरफ आप तथास्तु की कर रहे थे, तो किस तरह से मैनेज किया इन दोनों फिल्मों को? दोनों फिल्में साथ एक्चुअली नहीं की। और जहाँ तक नाम से लगता है ये कुछ डिफरेंट स्टोरी है तथास्तु की, बिल्कुल अलग है जी। 10 से। तथास्तु 10 से बहुत अलग। जैसा मैंने अभी कहा कि मैं हर तरह की फिल्में बनाना चाहता हूँ। तुम बिन लव स्टोरी थी, आपको पहले भी कहीं देखा है, थोड़ी कॉमिक थी। 10 थ्रिलर है। तथास्तु एक बहुत सोशल फिल्म है, बहुत एक बाप बेटे की कहानी है, एक छोटे से परिवार की कहानी है, एक उसके क्राइसिस की कहानी है। तो ये दोनों 10 और तथास्तु मैंने साथ साथ शूट नहीं की। 10 की शूटिंग खत्म हो चुकी थी और 10 का पोस्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हैवी था, तो 10 के पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा था। और उस बीच में कुछ ऐसा संयोग हुआ कि ये फिल्म एक्चुअली मैं और संजू अप्रैल में करने वाले थे, पर ये कुछ ऐसा संयोग हुआ कि संजू ने और प्रोड्यूसर ने कहा कि नवंबर में करें। तो संजू के पास वक्त था तो हमने वो, और बहुत जल्दी बनी है फिल्म। हमने कुछ 22 दिन में फिल्म की शूटिंग ख़त्म की। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ करते हैं, और हम लोग लग गए और संजू बहुत उत्साहित थे इस फिल्म के लिए। अच्छा। तो 22 दिन में ये फिल्म कंप्लीट कर दी गई। अनुभव जी, आपने दोनों, आपकी जो पहली 2 फिल्में थी जो रोमांटिक थी, उसके बाद आपने थ्रिलर बनाई, तो उसका भी कुछ थ्रिलर का स्टोरी क्यों ली आपने, मतलब कि इस तरह की फिल्म बनाई? निधि, मैं कभी ऐसे नहीं डिसाइड करता कि मेरी अगली फिल्म इस जॉनर की होनी चाहिए। अब जैसे आज 10 और तथास्तु दोनों कंप्लीट हैं, 10 रिलीज हो चुकी है, तथास्तु रिलीज होने वाली है। अब अगली फिल्म मैं इस बेसिस पर डिसाइड नहीं करूंगा कि मुझे अब जो है ऐसी बनानी चाहिए, ऐसी ही बनानी, कोई डिफरेंट या डिफरेंट बनानी है, वो भी नहीं सोचूंगा। मैं कहानियां सुन रहा हूँ लोगों से, मेरे पास हैं बहुत सारी कहानियां, और उस वक्त जो कहानी लगेगी कि हाँ ये बनानी चाहिए वो बना दूंगा जी। तो उसमें कोई स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता। अनुभव जी, जब पहले की हम डायरेक्टर्स की फिल्म देखें तो हम उनकी फिल्में देखकर उनको पहचान सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि अगर सुभाष घई की फिल्म है, या यश चोपड़ा की है, राम गोपाल वर्मा की है, प्रकाश झा की है, गोविंद निहलानी की, हम देख के कह सकते हैं शायद ये उनकी है। लेकिन आजकल के जो नए डायरेक्टर्स हैं, उसमें आप भी आते हैं, तो जब आप लोग फिल्म बनाते हैं तो एक चैलेंज लेते हैं। कभी आप रोमांटिक बनाते हैं, कभी थ्रिलर बनाते हैं, कभी हो सकता है कॉमेडी भी बनाए। तो फिल्म बनाते वक्त आपके दिमाग में क्या रहता है कि किस ऑडियंस को ध्यान में रखकर आपको ये फिल्म बनानी है? नहीं, उल्टा होता है। पहले कहानी पसंद आती है और फिर ये तय होता है कि ये कहानी किस ऑडियंस को पसंद आएगी, और फिर उस फिल्म की पूरी मेकिंग उस ऑडियंस के हिसाब से की जाती है। अच्छा। जैसे 10 जब बना रहे थे तो हमको पता था कि ये यूथ की फिल्म है, यूथ फिल्म है, और कौन से ऑडियंस ये फिल्म देखेंगे, इसलिए उसकी फिल्म की जो पूरी आप स्टाइलिंग, चाहे मेकिंग की स्टाइलिंग देखें या कपड़ों की स्टाइलिंग देखें, वो यूथ को दिमाग में रख के की गई है। हमें बताइए कि जब आपने वीडियो एल्बम की भी शूटिंग की है और एक तरफ आपने फिल्म की शूटिंग की है, दोनों में क्या फ़र्क लगता था आपको? क्योंकि ग्लैमर आपको दोनों में दिखाना होता है और बहुत ज़्यादा ग्लैमर दिखाते हैं आप, तो कोई फ़र्क नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि फिल्म बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है वीडियो से, बिकॉज वीडियो उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। वीडियोस लोग टीवी पर देखते हैं जी, फिल्म आपकी देखने लोग थिएटर आते हैं, उनको उनके घर से उठाना, उनको थिएटर तक लाना, इस पूरे प्रोसेस में उनका अपना एक प्रोग्राम होता है कि बीवी का ऑफिस का टाइम ये है और मियाँ का ऑफिस का टाइम ये है और बच्चे का स्कूल टाइम ये है, तो वो टाइम कोऑर्डिनेट होता है। शायद किसी दोस्त के साथ जाते हैं, उससे कोऑर्डिनेट होता है, वो वहाँ आते हैं, वो पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद आप उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं और बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ सकती। अब वो पूरी तरह आपके वश में है जी। और ऐसी हालत में जब आप उनको घर से उठा के लाएं और आप कंट्रोल कर रहे हैं कि वो क्या देखेंगे और क्या सुनेंगे, ऐसी हालत में उनको 2.5 घंटे 3 घंटे वहां बिठा के रखना बड़ा मुश्किल काम होता है जी। वाकई है तो मुश्किल काम। इस समय बनारस से फोन है प्रभाकर का। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैं मनमोहन सिन्हा जी, सबसे पहले बधाई आपको तुम दिन के लिए। धन्यवाद।
और दूसरी चीज है, ये बताइए जब 80s और 90s में म्यूजिकल हिट फिल्में बना करती थी और वो हिट भी हुआ करती थी जी, और लोगों को एक क्रेज भी था पिक्चर देखने का और गाने सुनने का, तो और ये चीज एक ट्रेंड सबको पता भी कि ये फिल्में हिट होंगी ही होंगी। तो आज की डेट में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बन रही है? आज सिंपली आप लोग एक पिक्चर बना भेज देते हो, चले ना चले उसे आपको भी मतलब नहीं हो और जो उसको भी मतलब नहीं, ऐसा क्यों? प्रभाकर जी, क्या है कि फिल्म जब पहले भी बनती थी 80s या 90s में, उस वक्त भी किसी को पता नहीं होता था कि ये फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन एक थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि 80s और 90s में एंटरटेनमेंट के सोर्सेस बहुत लिमिटेड थे, सिर्फ फिल्म थी जो लोग देखने जाया करते थे। आज ऑडियंस के पास 92, 93 के बाद से आज से ऑडियंस के पास फिंगर टिप पर इतने सारे ऑप्शंस हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो गया है कि मुझे ये देखना है, मुझे ये नहीं देखना है। और एक चीज़, एक टेक्निकल टर्म कहते हैं अटेंशन स्पैन, वो ऑडियंस का बहुत कम हो गया है। अगर मतलब आज ये होता है कि एक टीवी का एक शो देख रहे हैं और एक सेगमेंट देखा जो कि बहुत अच्छा लगा और उसके बाद ब्रेक आ गया, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑडियंस टू स्टे ऑन दैट सेगमेंट, दे गो टू सम अदर चैनल। जी। तो इतनी सारी जब चॉइसेस हैं उस बीच में, ऑब्वियसली अब फिल्म उनके लिए इकलौता मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है। तो वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, ये प्रोमोस देखते हैं टीवी पर कि नहीं ये मेरे टाइप की पिक्चर नहीं, मैं नहीं देखूंगा। तो फिल्मों का चलना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज सिर्फ वही माध्यम नहीं है, अब बहुत सारे और माध्यम। अब फैमिली को बाहर जाना होता है तो वो शॉपिंग मॉल चले जाते हैं, पहले फैमिली को बाहर जाना होता था तो वो फिल्म देखने जाते थे। तो कोई भी फिल्म बनती थी पहले, वो जमाना था कि जब फिल्में 200, 250, 300 हफ्ते चला करती थी। आज फिल्म मंडे तक चल जाती है तो बहुत है, तो शैंपेन खुल जाती है। ये म्यूजिक के बारे में भी पूछे थे, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस समय फोन ले लेते हैं। ग्वालियर से नितेश का है। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। अनुभव जी नमस्ते। नमस्ते नितेश। ये पूछना था आपसे कि बड़े कलाकारों से फिल्म निर्माण में क्या असर पड़ता है बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर? अगर आपकी तुम बिन में शाहरुख खान, काजोल जैसे बड़े एक्टर होते तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है नितेश जी। हालांकि फॉर्चुनेटली तुम बिन का इनिशियल बहुत अच्छा लगा था, सरप्राइजिंगली, क्योंकि उसका म्यूजिक सुपरहिट हो गया था। लेकिन ऑब्वियसली फिल्म में अगर बड़े स्टार्स होते हैं तो स्टार्स का अपना एक करिश्मा होता है और उसको देखने के लिए ऑडियंस ज़्यादा बेताब होती है बनिस्बत इसके कि फिल्म में नए कलाकार हों। तो जैसे 10 जैसी फिल्म नए लोगों के साथ बनाई ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो बजट नहीं मिल सकता था, पहली बात। और दूसरी बात, जिस किस्म के किरदार हैं फिल्म में, जो कुछ वो करते हैं, वो एक स्टार अपने पर्सोना के साथ, अपने करिश्मा के साथ करता हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो नया कलाकार उसको निभा ही नहीं पाएगा। अनुभव जी, हमने देखा है फिल्मों में अक्सर विदेशों में ज़्यादा शूटिंग होती है, तो ये शूटिंग किस लिए की जाती है कि उसका फिल्म में कुछ ज़्यादा? सबके अलग अलग कारण होते हैं विदेश में शूट करने के। तुम बिन एक ऐसी कहानी थी, काफी शूटिंग वहीं हुई थी। तुम बिन एक्चुअली मेरी अभी तक जो 3 फिल्में रिलीज हुई हैं वो तीनों कनाडा में सेम शहर में शूट हुई हैं। अच्छा। तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है फिल्म की। हाँ, एक तो फिल्म की विजुअल अपील बढ़ जाती है। सारे एक्टर्स आपके पास डिस्पोजल पर होते हैं, किसी के पास किसी को कहीं जाना नहीं होता है, वो सिर्फ इसी काम के लिए विदेश आए हैं। और फिल्म में कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है स्क्रिप्ट की, जैसे 10 में स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी। तुम बिन फिर भी शायद बम्बई और दिल्ली के बीच में बन सकती थी, 2 अलग अलग शहरों की कहानी थी बस, पर मैंने उसको विदेश ले गया मैं। तो ऑब्वियसली आज लोग जो भी तुम बिन की तारीफ करते हैं वो मुझसे कहते हैं कि बहुत खूबसूरत फिल्म थी। खूबसूरत सीन्स होते हैं उसमें, और उसकी जो व्यू होता है बहुत ही सुंदर। तो बस उसमें ये होता है कि आप उसको कितना सीमलेसली पिरो पाते हैं अपनी कहानी में। अगर आप सीमलेसली नहीं पिरो पाते हैं तो वो थोपा हुआ लगता है, और अगर आपने पिरो लिया सीमलेसली तो वो कहानी का हिस्सा हो जाता है। हमें एक और बात बताइए कि आपकी लाइफ की एम्बिशन क्या है? लाइफ की एम्बिशन शांति है। शांति, और मतलब बहुत सारे पैसे नहीं है, बहुत सारा, सबको अच्छा लगता है पैसे कमाना, नाम कमाना, बट एम्बिशन वो नहीं है। एम्बिशन ये है कि इंसान शांत रह सके, सुखी रह सके। जी अनुभव जी, कल आपकी फिल्म रिलीज हुई है और हमने सुना है कि फिल्म काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग अच्छी हुई है, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी हो, सुपरहिट रहे। और इसी महीने 22 तारीख को आपका जन्मदिन भी है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा जन्मदिन था 22 जून को।
अच्छा 22 जून को था, मैं समझी 22 जुलाई को। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मैं देर से आने के लिए एक बार फिर क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच।